मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगी। अभी हम देते हैं इसमें, देखिए जरा इसमें कुछ लोग, इसमें तो पब्लिक ही होता है पेज पे, तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, माता निर्माता पेज पर मैं अपना एक फेसबुक लाइव करने के लिए आपके सामने आज एक ऐसा विषय आ गया है कि ऐसा लगा कि ये बहुत आवश्यक है। इस पेज का चूंकि नाम ही हमारे माता निर्माता है, तो मैं अपने आप को इस विषय से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। और ये प्रश्न वास्तव में हमारे अपने जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को आदत नहीं है। मेरे सामने ये छोटा छोटा सा एक भोलू आया है, इसका नाम मैंने भोलू रखा है। और एक हमारे पास हमारी जैस्मिन है। तो आज के समय में स्लो कनेक्शन शो कर रहा है, ये आ रहा है क्या? कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, हम इसको भी कर लेते हैं, मोबाइल डेटा को भी ऑन कर है, ठीक है। तो आज का विषय हम आपस में ही डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको देखना चाहें, समझना चाहें, वो आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा। क्योंकि मैंने इसकी पूर्व सूचना आपको नहीं दी है और ना ही कहीं पर इसका कोई लिंक डाला है, तो रीज़न ये है कि एटेंडम हम लोग के दिमाग में आया कि इस विषय पे हम लोग को बात करना चाहिए। कुछ चीज़ें हम लोग परिवारों में इतनी लंबी आयु होने के बाद भी कह ही नहीं पाते हैं, और समस्याएं हम लोग ऐसे छुपा के जीते हैं। माँ जी। हाँ हाँ, हाय। हेलो। हाय। नमस्ते मम्मी। अले अले। क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, हाँ, बताओ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूं और मैं इसे संभालूं, ताकि आपसे हम ये अच्छी पर्दे अच्छी के पीछे बातें। से बात आ रही है ना, तो आप समझ जाइएगा कि अपना चेहरा बस यही दिखा के, और प्रश्नों की जो बौछार ये डालने वाली है होली के मौके पे मेरे ऊपर, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा। हाँ, बताइए। हाँ जी। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन हैं। हेलो माँ जी। हाँ, हेलो। हेलो। मैं एक हाँ, बताइए, चलिए मैं अपने विषय माफी चाहती हूँ। आप मेरी माँ हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी माँ होने के अलावा भी बहुत कुछ हैं। तो इससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें, आप प्लीज बताइएगा कि आप कौन हैं। बहुत कम शब्दों में और सब कुछ कह दिया। मुझे याद आता है कि मैंने एक पेज बनाया था, उसका नाम था मैं कौन। और अचानक से मुझे ये ख्याल आया कि मैं उस पेज को सिर्फ यही कहती थी कि ये पता तो चले मैं हूं कौन। और ये एक आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, बल्कि अगर मैं अपने जीवन के अनुभव को देखती हूँ तो ये बहुत बड़े स्केल में हमारी भूमिका को, हमारे सोच को, हमारे कामों को एक दिशा भी देता है। तो मैं कौन हूँ, मैं तो आज ये सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मैं एक जागृत होने का प्रयास करने वाली एक मनुष्य हूँ, जो नारी के रूप में अपनी जितनी मेरी एफिशिएंसी है, जितनी मेरी डे बाय डे जो मैं अपने आप को फील करने का प्रयास करती हूँ, और हम लोग थके ना जीवन में, इसके लिए बहुत तरह के जो भी नॉलेज की बातें हैं या जो भी साधना है उसकी तरफ चलने का प्रयास करती हूँ। तो मैं कौन हूँ, शायद इंदु मेरा नाम है। मेरा जन्म हुआ है एक ऐसे परिवार में जहां पर मैंने जो चीज आज सीखी है वो वहां तब नहीं थी, पर आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इंदु आज एक डेमोक्रेटिक वे में बात करना सीख गई है। तो मैं कौन हूं ये तो अभी भी शायद नहीं ढूंढ पाई हूं, मैं कौन हूं। लोगों का कहना है कि शायद एक बहुत बड़ा कोई आपको कुछ मिल जाता है किसी पोजीशन में, जिसको हम कहते हैं ना पोजीशन, लेकिन मेरे लिए पोजीशन भी टेम्पररी है। आप किसी भी पद पर रहते, जब मैं राजनीति में थी तो मैं पदों पर रही हूँ, तो पदों पर रहकर जो काम होता है उस काम के प्रति मेरी बहुत निष्ठा और बहुत ही इच्छा शक्ति मेरी जग जाती थी।
तो मुझे लगता था कि अगर मैं महासचिव हूँ या मैं संयोजक हूँ तो मैं उस काम को बहुत अच्छे से कैसे समझ पाऊँ करने के लिए। तो उसमें डूबने का मन था, लेकिन जिम्मेदारियों में वो नहीं हो पाता। तो फिर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को देखती हूँ और यही सोचती हूँ कि जितने भी शब्द हम बोलते हैं जीवन में, बेहतर बोलने का प्रयास करें। आज हमें जितना पता है, कल हम और ज्यादा बेहतर शब्दों के साथ और बेहतर आशाओं के साथ, खुशी से, चेहरे पे चमक के साथ जीवन को जिए। बस इतनी सी ही बात मेरे अंदर है और यही मैं हूँ। वास्तविकता तो यही है कि बस इतनी ही मैं हूँ। अब उसमें माँ हूँ तो माँ के रूप में, किसी की दोस्त हूँ तो दोस्त के रूप में, किसी की देवरानी हूँ तो देवरानी के रूप में, एक खुशी बांटने की इच्छा रखने वाली इंदु जी। चलिए, इसी बात के साथ मैं अगले अपने प्रश्न पे आना चाहूंगी। पहले मैं बताती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं परिवार के ऊपर। आपके और मेरी लाइफ में परिवार का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आई थिंक सो दुनिया में हर किसी के लाइफ में परिवार ही सब कुछ है। परिवार से या तो त्रस्त हैं, या परिवार के लिए करना चाहते हैं, या परिवार बनाना चाहते हैं, या परिवार से भाग के आए हैं। तो परिवार बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए मैं अपना एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इस टॉपिक को शुरू करने के लिए, कि आप व्यक्तिगत रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करती हैं और यह आपके लिए क्या महत्व रखता है? परिवार में हर एक व्यक्ति अगर श्रम करता है, यानी कि काम करता है, तो काम करने के बाद सभी मिलकर सोचें कि किसके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन। सॉरी, मैं बीच में टोक रही हूँ। आप चाहें तो अपना मोबाइल नेटवर्क ही खोल लें और वाईफाई बंद कर लें। नहीं, मैंने कर लिया ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वाईफाई दिक्कत कर रहा है कुछ। आपका इंटरनेट तो काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, चल रहा है, उसमें शो तो कर रहा है। जय माता दी वाईफाई। तो चले, कोई बात नहीं। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करती हैं और परिवार आपके लिए क्या महत्व रखता है? मेरे लिए व्यक्तिगत एक भारतीय सोच के साथ, भारत की नारी ज्यादातर यही सोच रखती हैं कि हमारा परिवार एकजुट रहे और सब मिलकर काम करें, ताकि हमारी यूनिट जितनी बड़ी होगी, जितने ज़्यादा मेंबर एक साथ रहेंगे, उतना हमारा कॉमन किचन होगा और हमारी शादी ब्याह और जो भी बाल बच्चे हैं वो पलने में आसान रहेगा। तो ये मेरी वो सोच है। पर वो सोच होने से आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तब हम कोई स्ट्रेटजी मेकर नहीं थे। हमारे बड़े जो हमें बता रहे थे हम उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अगर मेरे से पूछे तो मैं चाहूंगी कि परिवार मिलके रहने का नाम है। परिवार एक दूसरे की खुशियों से लेकर एक दूसरे की अंदर के व्यक्तित्व को, जो दूसरा हमारा मेंबर है, उसको पढ़ने का काम हम करें, एक दूसरे को पढ़ने का, और एक दूसरे के लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हम होते हैं, कैसे कैसे हम मार्गदर्शन में जा सकते हैं, या कैसे कैसे हम उनकी बातों को सुन सकते हैं या उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं उस तरह की चीजें जिसमें कि हम सब एक दूसरे के विकास में सहायक बने, ना कि बाधक। ये मेरे लिए परिवार है, एक तरह का खूब खुशियां और अपने दुखों को खुद समेटने वाली एक यूनिट। अरे वाह! इसी बात पे अगर कोई लाइव देख रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि जितने लोग परिवार का डिस्कशन या तो सुनना चाहते हैं या परिवार के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन तक ये डिस्कशन पहुंचेगा तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे से मिल सके, बैठ सके, बातें कर सके और फेसबुक का थोड़ा फायदा उठाया जा सके। चलिए, इसी बात पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा जी। जी पूछिए। ठीक है। आपके अनुसार परिवार के प्रमुख कार्य या भूमिकाएं क्या होनी चाहिए? परिवार के कार्य जो होते ही हैं, एक तो हमें लगातार श्रमशील रहना है, मिल के काम करने हैं सारे,
और दूसरा जो व्यवस्था है हमारी, सफाई की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था है, भंडारण की व्यवस्था है, जो भी परिवार का व्यवसाय है, जो भी हम बिजनेस करते हैं, कोई प्रैक्टिस करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान चलाते हैं, जो भी है उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अब बात वहां आती है कि जब मान लीजिए कोई किसी ने बिजनेस किया हुआ है या कोई खेती कर रहा है, तो लोग का कहना है कि हम जुड़ के रहेंगे तो फिर हम आगे दुनिया कैसे देखेंगे। तो वहां नई पीढ़ी हमेशा चाहती है कि मैं इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ूं ताकि मेरे परिवार में शक्ति बढ़े। अब अगर मेंबर हैं ज्यादा, 4-5 भाई हैं, तो एक आध बाहर भी जाता था। फिर अब परिवारों की जो एकता थी, जैसे ही बाहर जाएगा तो उस परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य बाहर चला गया तो उसके अंदर एक बाहर जाकर उसको अकेलापन लगे, और अकेलापन लगेगा तो वो परिवार से चाह के भी उतना नहीं जुड़ पाता या परिवार उनसे उतना नहीं जुड़ पाता जितना कि वो अगर एक साथ रहते और एक साथ दूसरे के काम आते तो होता। तो ये समस्या सभी जगह पर है कि ग्रामीण क्षेत्र से हम जब शहर में जाते हैं तो उसमें से कई भाई एक जगह रह जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो सभी एक दूसरे से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते जितना वो जन्म साथ लेते हैं। ये तो हो गई भाइयों की बात। दूसरा जो भाई बहन होते हैं परिवारों में, तो भाई बहनों के बीच में अगर विशेष लगाव का दर्जा, एक बहुत प्रेम का भाव अगर डेवलप नहीं हो पाता है तो फिर वो दूर हो गए तो फिर वो दूर ही हो जाते हैं। बहाने से हो जाता है कि अब की बार समय नहीं मिला, अब की बार ये नहीं हुआ। तो वहां पर जो परिवार के प्रेम को जीने का एक कंपल्शन है वो हम लोग कहीं ना कहीं हल्का करने लगे हैं, उसको छोड़ने लगे। अरे हाँ, मौका नहीं लगा, देखो इस बार तो नहीं जा पाए, चलो अगली बार चले जाएंगे। फिर पता चला राखी भेज रहे हैं, चलो कोई नहीं, इस बार मिल गई, बांध ली, ठीक है। और उससे क्या है कि जब हमारे परिवारों में ही हमारा प्रेम हम नहीं जी पाते तो हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम समाज में इतना अच्छे से अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। समाज के बारे में कैसे सोचेंगे? समाज का नंबर तभी आता है जब हम अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिताकर साथ साथ समाज के 10 लोग के साथ भी जुड़े। पर बात है कि इस बात को सिखाएगा कौन, कि सिर्फ परिवार इतना नहीं है कि आप जिन लोगों ने साथ जन्म लिया है, परिवार अगर आपका दिल वसुधैव कुटुंबकम को समझे, अगर भारत में आप जन्म लिए हैं तो इस बात को हमें हमेशा याद रखने की बात है कि हमारा जन्म पूरी वसुधा भर को कुटुंब बनाने वाला है। और आज परिवार में ये स्थिति है कि हम कभी मायके के होके रह जाते हैं, कभी हम ससुराल के होके रह जाते हैं, कभी हम दोनों जगह के नहीं होते, हम कहीं तीसरी जगह पे जाके बस जाते हैं। तो ये परिवार की शक्ति का प्रयोग नहीं हो पा रहा। अभी देखिए, हम टैलेंट से अपने आप को पैसा कमाने की मशीन बना सकते हैं। व्लॉग हम करने लगे तो यूट्यूब हमें पैसा दे रहा है, फेसबुक पर भी पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिलकर हम अपनी कमाई तो बढ़ा सकते हैं किसी भी टैलेंट के माध्यम से। पहले मुश्किल था, लेकिन अब घरों की महिलाएं अपने टैलेंट का यूज करके पैसा तो घरों में ला रही हैं। लेकिन अगर इसके आप पीछे जाएं कि जो घरों की अभिव्यक्त नहीं होने वाला ग्रुप था, सोशल मीडिया ने उसको अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर दिया। वो घर की अपनी कहानी बताती हैं, मेरा इससे झगड़ा हो गया, या मेरा इससे आज मैंने खाना बनाया, या मैंने कपड़े धोए, या मैंने ऐसे सफाई करी, मैंने गमले ऐसे अपने ठीक किए, मैंने गौ को ऐसे पाला। तो ये सारी बातें, उनके जो भी दैनिक क्रियाएं हैं वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, व्यूज आते हैं, लोग एक दूसरे की कल्चर से जुड़ रहे हैं। तो क्या ये पूरी दुनिया एक परिवार होने जा रही है? आप ऐसे समझिए, जितने व्यूज हैं इसका मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक व्यक्ति इतने लोगों से कनेक्ट हुआ जितने ने देखा। तो ये कनेक्शन परिवार के भाव को क्या समाज में भी फैला रहा है, या अर्थ के, आपने भी बोला कि आर्थिक स्थिति को कैसे देखती हैं, ठीक है? तो परिवार की बातें बाहर जा रही हैं, नहीं, और हमें पैसा मिल रहा है,
सोशल मीडिया का उपयोग पहली बात। हाँ हाँ जी, हमारा प्रश्न था आपसे पहला कि आप व्यक्तिगत रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कि परिवार के स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है आपके लिए, और यह आपके लिए कैसे, ये स्ट्रक्चर, परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सवाल है हमारा, जिसको आप अभी आंसर कर रहे हैं और जो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, थैंक यू सो मच मेरे सवालों को टाइम देने के लिए, मेरे क्यूरियोसिटी को टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच माँ जी। दूसरा सवाल जो चल रहा है वो है कि आपके अनुसार परिवार के प्रमुख कार्य या भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, यानी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। मेरी भाषा इंग्लिश है और मम्मी की हिंदी है, तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ सवालों के साथ हिंदी अच्छे से कोशिश की। पहली अर्थव्यवस्था में तो हम ये कहते हैं कि देखिए, पैसा हमें कहीं परिवार में कहीं डाका डाल के नहीं लाना है। पहली बात, हमें अपना परिश्रम करके लाना है और अपनी योग्यताओं का हमें उपयोग करना है जी। तो अगर हम मान लीजिए ऐसे सोचते हैं कि फलानी नौकरी हमें मिल जाए और घरों में हम पैसा लाएंगे, तो महिलाएं बहुत ऐसी हैं जो नौकरी कर रही हैं, ठीक है, जो टीचर हैं, लेकिन वो सब अपने परिवारों को दे भी रही हैं, परिवारों की अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक भी कर रही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनके सपोर्ट से कुछ मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहां पर पिता भी शराब पीता है, मतलब सास है, बहू है, नंद है, ये सब काम कर रही हैं और लड़के शराब पी रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं वो, लेकिन उनका पैसा सिर्फ उन्हीं के हाथ में है और घर के खर्चे लेडीज चला रही है मेहनत करके, सास पोती को पाल रही है, पोते को पाल रही है। तो वहां पर ये जो फॉर्मूला ये पूछ रही हैं कि घर की अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला क्या है, तो वास्तव में देखा जाए तो घर की अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि सब मिलके उसको, चाहे जितना भी कमा रहे हैं, सब इकट्ठा करें और फिर इकट्ठा होकर उस पैसे को कैसे हमें प्रॉपर चैनलाइज करना है, ठीक है। इसमें बात आती है कि हम बड़ों को बड़े की तरह जिम्मेदारी से जोड़ें, बच्चे वहां पर आगे बढ़ के आए कि हम ये करेंगे काम, लेकिन कैरियर बनने के बाद अभी वो स्थिति हमारे यहाँ बन ही नहीं पा रही। मान लीजिए एक लड़की आईएएस हो गई, एक बच्चा डॉक्टर हो गया, अब वो तो अपने अपने दुनिया में चले गए ना। अब जिन माँ बाप ने, या तो माँ बाप उनके साथ रहेंगे पूरी तरह से, तो फिर भी एक बच्चे के साथ रह सकते हैं, दूसरा बच्चा अपनी फैमिली बना लेगा, तो वहां पर वो फैमिली एकदम जुड़ने से पहले तो वो अलग हो जाती है। अभी वो जुड़ी भी नहीं थी, कैरियर बने भी नहीं थे कि वो अलग हो चुके हैं, तो वहां परिवार की जो आपसी व्यवहार है वो बदल जाता है। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे जैसे लोग इसको देखने आ सके। ऑल्सो जो भी कमेंट कर रहे हैं, मेरी मम्मी माँ जी लाइफ के एंड में सारे कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई करेंगी, क्योंकि अभी मैं मम्मी से अपने सवालों के जवाब थोड़े ढूंढवाना चाहती हूँ। तो थैंक यू, प्लीज पेशेंस रखें एंड हाँ जी माँ जी प्लीज कंटिन्यू करें। तो हमें परिवार का जो हमारे भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम है, और मैंने देखा है कि अभी हमारे पास कुटुंब के लिए सचमुच किसी के पास कोई योजना ही नहीं है। परिवार नियोजन था, लेकिन उस परिवार नियोजन में केवल बच्चों की संख्या का नियोजन था। परिवारों के अंदर के सामंजस्य के लिए क्या किया जाएगा, इस पर हमारा काम शायद सरकारी स्तर पर नहीं हुआ है। और हमारे पास सरकार पिछले मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत दिनों से हैं, 10 साल होने जा रहे हैं, और ये हमारी अपेक्षा है उनसे कि वो कुटुंब आयोग को बनाकर परिवारों में जितने भी सरकारी अफसर हैं भारत में, खासकर उनका डेटा तो वो कलेक्ट कराएं कि क्या उनके यहाँ परिवार हैं। जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी एक तरह से उनके अपने सरकारी तंत्र में जो जो लोग हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि राजनीति में भी अगर ऐसे लोग हैं जो परिवारों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों
कुटुंब आयोग जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास बुजुर्ग सड़कों पर पड़े मिल रहे हैं। हमारे पास अभी मैं देख रही हूँ, देखा नहीं जाता, कल मैंने एक लड़की को देखा जो शायद मेंटली वीक थी, उसके गले में जंजीरें थी और वो कहीं पर पोपट करके कोई चैनल है, वो उसको लेके आए और जिस तरीके से वो देख रहे थे कि सड़कों पर हमारे मेंबर्स, घर के मेंबर, किसी तो घर के होंगे ना, तो जब हम अपने घरों की दीवारों में से ऐसी चीजें बाहर जाने दे रहे हैं कि हमारे यहाँ दर्द सड़कों पर फैल गया है, और ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे मैं देख रही हूँ दिल्ली में हमारी एक महिला है, उनके बच्चे विदेश में हैं और वो बहुत अच्छी फैमिली से थी और बुढ़ापे में वो अकेले सड़क पर हैं और उन्हें मतलब एमए पास, कितनी बढ़िया जॉब में वो रही। तो कहीं ना कहीं हमसे परिवार खत्म हो गए हैं। मैं यही आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेंटली डिसेबल्ड एक लड़की कहीं पर चेन से बांधी गई है। ये चीज मुझे परिवारों के बारे में सबसे अजीब लगती है। आपने बच्चे पैदा कर दिए और बच्चे आपके लेवल के नहीं है तो आप उनसे प्यार नहीं करेंगे? ये कैसी ये कैसी परिवार छोड़िए, ये कैसी इंसानियत है? आप बच्चों को ये थोड़ा ना बोलते हैं तुम्हारे 100 में से 100 आएंगे, हम तुम्हें तब प्यार करेंगे। नहीं, वो फेल होगा तो भी हम उससे प्यार ही तो करेंगे। यहाँ पर परिवार है हमारा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि परिवार में जिसका जन्म हो गया, और बल्कि परिवार इतना नहीं है, परिवार आपके पास आपका डॉगी, आपकी गाय, आपका कोई और चीज, जो भी पक्षी हो सकते हैं, कुछ मतलब उनको कैद ना करें लेकिन उनको आप दाना पानी कुछ तो डालें। तो परिवार तो पूरी वसुधा भर, पूरी प्रकृति आपका परिवार भी है, क्योंकि इसके बिना आप चल नहीं सकते। ठीक है, आपके खेत, आपके पेड़, आपके फल फूल सब आपके परिवार की संवेदनाओं से जुड़े हैं। तो हम जब हमारे अंदर जुड़ के रहने का भाव आएगा तो समझिए हम परिवार के सदस्य हैं। और वसुधा भर को परिवार मानना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे भारत में अगर किसी भी स्तर पर कोई भी अपने परिवार को किसी भी संघर्ष में छोड़ता है तो ये सबसे ज्यादा निंदा की बात है। और हमें, अगर कोई अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है कि मैं अकेले रह के देखना चाहता हूं या मैं दुनिया को अपनाना चाहता हूं, तो वो तो ठीक है, लेकिन परिवार सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि हम एक दूसरे का टेम्परामेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, या हम अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चा हमें नहीं समझ पा रहा इसलिए छोड़ दें, नहीं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें बातचीत करते रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का हाल पूछते रहना चाहिए। हमें जब तक समझ में ना आए, जब तक परिवारों को कभी भी संवादहीनता में नहीं जाना चाहिए। जैसा कि बहुत परिवार अपने रिश्तों को खोकर बड़े दर्द में जी रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो भाई बहन के संबंध हो, चाहे वो भाई भाई के हों। लोग अकेले में परेशान होते हैं, रोते हैं और अपने कम्युनिकेशन को कहीं आधा छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे भाइयों को भी देखा है जो ये कहते हैं कि हमारा छोटा भाई हमें समझ नहीं पाया, हम तो बस उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन वो तो थैंकलेस होकर हर बात को भूल जाता है। ऐसे ही शराब ने लोगों को इतना इम्यून कर दिया है कि उनके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप ही नहीं होती है, और वो अपने ही बच्चों को पालने के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते कि ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार का खर्चा कैसे हम चलेगा। मैं शराब पीता हूं तो वहां पर भी वो परिवार का मुखिया होने के बावजूद अपने परिवार को तबाह कर देता है, जो कि परिवार बहुत अच्छे से फल फूल सकता है। मेरा एक सवाल है जी। आपने एक बात बोली जो मुझे सोच में डाल दिया उस बात ने। हाँ, कि कई लोग अल्कोहल पी के, दारू बोला आपने? हाँ, शराब शराब ठीक है, शराब पी के अपने परिवार को प्यार कर ही नहीं पाते हैं, अपने परिवार का जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठा ही नहीं पाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग रेडी नहीं होते हैं उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हाँ। जैसे मुझे कहानियां सुनने में आती है और मुझे भी आती है, मेरी तो अभी उम्र हो गई है, काफी सीनियर्स होते हैं कॉलेज में या जूनियर्स होते हैं, किसी न किसी की शादी हो जाती है, कहानियां आ ही जाती हैं उड़ते उड़ते कान में।
और जितना मुझे समझ में आया है, लोग या तो किसी के प्यार में पड़े हुए होते हैं और शादी किसी और से हो जाती है, या किसी से भी प्यार नहीं होता है, उन्हें पढ़ना होता है आगे और शादी करवा दी जाती है, या फिर ना पढ़ाई में मन लगता है, ना पैशन मिला होता है, ना कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट पता होता है, लड़का या लड़की कुछ भी समझ नहीं पाए होते हैं अपनी जिंदगी के बारे में और बड़े नहीं हुए हो पाते हैं, और उनको खाली देख के लोग उनकी शादी करा देते हैं कि ये तो ना पढ़ रहा है ना प्यार कर रहा है किसी से, इसकी शादी करा दे। या घर में सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है, तुम्हारी पहले होनी है, अरे छोटा वाला देखो उसके तो आशिकी चल रहे हैं, तुम अपनी शादी कराओगे तब छोटे वाले की भी होगी। मतलब किसी न किसी बहाने से हो जाती है बच्चों की, लड़का और लड़की दोनों की, अब तो खैर लड़का लड़की के अलावा भी बहुत जेंडर है, लेकिन लड़का लड़की सबकी ही, इंसानों की शादी कभी भी करा देते हैं। क्या वो रीजन है अल्कोहल अब्यूज का परिवार में? ऐसा नहीं है। हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्किल पर नहीं पहुंच रहे हैं, और उसको पहुंचाने का कोई सिस्टम भी खड़ा नहीं किया कि हम कैसे इस बात को, हमारी समस्या क्या है, हम अभी तक यहाँ तक नहीं आ पाए कि हमारे अंदर परिवारों को जो हम तबाह होते हुए देख रहे हैं, और उसके पीछे जो अल्कोहल एक रीजन है कि भाई अल्कोहल क्यों पिएगा व्यक्ति, अल्कोहल इसलिए पिएगा क्योंकि वो कह नहीं पा रहा है अपनी किसी बात को, उसकी एनर्जी बची हुई है, वो यहाँ से वो पजल्ड हो गया है दिमाग से। पत्नी से ज्यादा बात करेगा तो पत्नी तो भाई अपने खाने पीने की और घर की बातें करेगी, तो पुरुषों के दिमाग में जो कुछ चलता है वो उनके पास कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो हंस सके, नाच सके, गा सके। और कहीं ना कहीं ये अभ्यास जब नहीं होता लड़कों को, तो वो अपना सुस्त सुस्त रह के अपना काम करते हैं, और फिर उनको ये सब करने के लिए शराब का सहारा लेके वो मस्ती ढूंढते हैं। चार लोगों में बैठेंगे, भाई चल यार आजा बोतल ले आ, इस बार मैं नहीं ला रहा हूं तू ले आ, तो उनको वो जो उन्हें जो मनोरंजन है उनका, वो क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव व्यक्ति के पास तो इतने तरह के वो होते हैं खुश होने के तरीके कि वो कभी लिखने बैठेगा, कभी कुछ और करेगा, तो उसके पास चूंकि एनर्जी बची हुई है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो शराब एक तरीका है सिर्फ कि चलो कुछ देर के लिए यही भूला जाए कि मुझे किसी से कुछ कहना है। अब तो इस चीज को, सॉरी मैं एक चीज पॉइंट बोलना चाहूंगी कि अब तो इसे लोग शराब में बैठना कहते हैं, लेकिन पहले इसको महफिल बोला जाता था जितना मैंने सुना है। और महफिल के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन सही प्रकार वो होता है जहाँ पर लोग अपने इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजीज डिस्कस करते हैं, या तो शेरो शायरी करते हैं और जताते हैं कि हमें किसी से प्यार है, लेकिन हम चुपके चुपके जताएंगे ताकि कहीं पता न चल जाए कि कौन है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि दरअसल जेंट्स का लड़कों का आपस में बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब हम आगे क्या करें। मतलब उनको अपने ऊपर वर्क करने की ज्यादा डीप नॉलेज वो नहीं ले पाते। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि एक व्यक्ति है मेरे परिचय में, रिलेशन में भी है, वो बहुत अच्छे, मतलब उनके अंदर बड़ी एनर्जी थी और बहुत इनिशिएटिव वो हर काम को लेके करते थे। उन्होंने सारे काम करके देखे, तो हमें लगता था कि अरे यार ये तो कोई काम ऐसा नहीं है जो ये ना कर सकते हो। छोटा काम, बड़ा काम, हर तरह की मेहनत का काम करने में उनको मजा आता था। एक्सपेरिमेंट्स वो करते रहते थे। धीरे धीरे उनके अंदर एक नई स्किल आती रही, जाती रही और उनका अनुभव बढ़ता चला गया। तो आज वो अपना जो भी बिजनेस करते हैं उसको बड़े शांत भाव से करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई, जबकि वो शराब भी नहीं पीते हैं। तो इससे मैंने ये देखने की कोशिश की कि एक पुरुष जो क्रिएटिव भी है, जो शराब भी नहीं पीता है, पर उसके अंदर भी एक बोलने में और चिड़चिड़ाहट है बुरी तरीके से, और वो शांत नहीं है। तो आज ही मेरा किसी से जब संवाद हो रहा था, मैंने इस विषय को रखा कि मैं पुरुषों की क्षमताओं पर थोड़ा सा गहराई से समझना चाहती हूँ कि आखिर वो मनुष्य होकर अपने को देखते हैं, या सिर्फ पुरुष होकर देखते हैं, या सिर्फ किसान होकर या अफसर होकर देखते हैं, या उनकी क्षमता को विकसित करने में नारी को कुछ सहयोग देना है।
ताकि जहां पर भी कोई गैप बन रहा है उसे हम पूरा करें। अब जैसे लव मैरिज कर ली किसी ने, आपने शादी का प्रश्न किया था, मैं उसको उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। हाँ जी, है और ना? मैं सोच रही हूँ कि हम हर आंसर के लिए 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं, ताकि हम ऑडियंस के आंसर क्वेश्चन, अभी आंसर लेने जाएंगे हम क्वेश्चन। कुछ कमेंट्स हैं उसे आपके भी पास हमें दूसरा फोन हो तो मैं उससे पढ़ने चेक का कर लूँ। हाँ। टाइम मिले। अभी मैं देखती हूँ। चलो 15 मिनट हाँ, जी, ठीक है। 15 मिनट ठीक है। तो हम मैं इसी बात को लेकर विवाह पर आ रही हूँ कि क्या विवाह हमारी मनपसंद हो जाता है तब हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसको देखना है कि विवाह से हमारे जीवन के जो भी संतुलन है या जीवन का जो विकास का कार्यक्रम है जिसमें परिवार भी आता है, क्योंकि हमारे हर एक्शन से परिवार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको देखिए, आज हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम चीजों को समझें। हम हर पॉइंट पे, ना तो मैं आप पर कोई थोपूं, ना आप कोई एकदम कंक्लूसिव होकर हमें नहीं कहना है बात कि भाई यही चीज सही है। नहीं, हमें समझना है। हमें हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे ये समझना है कि हम चाहते क्या हैं। और परिवार एक प्रयोगशाला है। अगर आप परमात्मा को, खुदा को, किसी भी शक्ति को मानते हैं तो परिवार आपकी एक प्रयोगशाला है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट है, और उसमें हम कितने एलिजिबल हो सकते हैं। हमें इस पर काम करने के लिए अब गंभीरता से सोचना चाहिए। हर एक को बात ये नहीं है कि मैं आप ब्लॉग बना के बात कहूं, या मैं पैसे कमा के कहूं, या मैं फेसबुक पर कहूं। नहीं, यहां हमारे फॉर्मूले हमें खुद पर खुद अप्लाई करने हैं, खुद सोचना है। ठीक है, इसमें किसी भी विशेष किताब की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है जो हमारे अंदर है। हमें टटोलना है कि हम परिवारों को प्रेम से, जैसे आप एक वो होती है लैब होती है, साइंटिस्ट की लैब होती है, वैसे ही ये परिवार आपकी लैब है और आप उतनी बारीकी से इसमें अपनी टेस्ट कर रहे हैं। चलिए, ये इस एनर्जी का बंदा है, इस पर हमने थोड़ा सा ये करके देखा, फेल हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रयास नहीं करते, बल्कि हम बुरा मानकर या भला मानकर, या कोई ज्यादा कमा रहा है उसको सही मानकर, या कोई ज्यादा दूसरी तरह का खेल रहा है उसको हम बहुत डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या हम एक पर सारी एनर्जी बच्चे पे लगा दिया, बाकी को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्याय हो जाता है। कोई हमारे काम आ रहा है तो हम उसके बहुत सगे हो गए, बाकी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, कोई एक बहू ज्यादा आपके साथ में है तो दूसरी बहू आपकी पीछे रह गई। ये छोटी छोटी बातें हैं जो परिवारों को हमें तोड़ने में मतलब सहायक होती हैं। अब हर मेंबर से बात करने का जिम्मा घर का मुखिया ही ले सकता है। घर का जो भी मुखिया अपने को समझे, जो सबसे ज्यादा उम्र का है, वो समझे कि मुझे अपने परिवार को कैसे एकता भी रखनी है और हरेक को स्टडी भी करना है। और फिर वही पैटर्न फिर अगले भी अपनाएंगे। जब आपके घर में कोई बड़ा करेगा इस काम को, तो धीरे धीरे और मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे, और वो भी अपने जीवन में जब कभी बड़े बनेंगे तो वो भी इसी तरह से गंभीरता से लेंगे चीजों को। तो जो आज हमारे पास कम बुद्धि का बच्चा हो, चाहे बहुत प्रखर बुद्धि का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि मान लीजिए हमारे पास हमारी कॉमेडियन भारती है, वो सारा खर्चा उठा रही है, सब कुछ। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो अपने टैलेंट से परिवारों को चला रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो कमाते कमाते परिवारों को जोड़ते जोड़ते, जैसे श्रीदेवी जी का केस है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बचपन से कमाया, परिवारों को जोड़ा, सबकी शादियां हो गई, रेखा जी की बहनों की भी शादियां हो गई, लेकिन एक जगह जाकर वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी वही अकेला हो गया। हम इसको डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भाग्य भी हमारे कर्मों से बनता है। हम कहीं ना कहीं किसी एक बंदे के साथ या किसी दो बच्चों के साथ हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते किसी भी कारण से। जो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है,
हमारी बेटी ने, इनका प्रश्न ये है कि काबिलियत हो या ना हो, अगर काबिलियत है तो क्या सर पे बैठा ले उस बच्चे को, और काबिलियत कम है तो क्या उसको छोड़ दें, या कम काबिलियत का बच्चा है और उसे मान लीजिए घर की कोई हमने प्रॉपर्टी दे दी कि चलो तुम बिजनेस कर लो, एक सेकेंड, और एक नौकरी करने वाला ईमानदार हमारा बच्चा है जिसके पास उसके बिजनेस से कम है पैसा, लेकिन उसके पास वैसी क्वालिफिकेशन और गंभीरता ज्यादा है, अब वो बिजनेस वाला बच्चा उस पर हावी हो सकता है या वो उस पर हावी हो सकता है, तो ऐसे में परिवार की एकता, वो मतलब उसकी वो डिग्निटी नहीं रह पाएगी। तो हमें परिवारों पर कितना काम करना है, कुटुंब आयोग की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी कुटुंब की कोई परिभाषा ही हम नहीं दे पा रहे हैं कि कुटुंब कहाँ पे जाके क्रिएट होते हैं। हम पति पत्नी हो जाते हैं बहुत जल्दी, 18 साल के और 27 साल के बीच में ही, बस फिर से दूसरी यूनिट बन जाती है। अभी हमारी पिछली यूनिट तो हमसे ठीक से संभली नहीं थी, हम फिर से यूनिट बना रहे हैं। तो हम इसमें बहुत पुअर वर्क है अभी हमारा कि भारत में कुटुंब की बात भारत जैसी भूमि में ही हम सीख सकते हैं। विदेशों में तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को माँ बाप से अलग करने की वहां पे वो होती है, नियम होते हैं, तो वहां पर आप कुटुंब तो नहीं सिखा सकते। तो भारत की भूमि के अलावा कुटुंब की योजना किसी और देश में तो संभव नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है। बाकी आपका अगला प्रश्न। अगला नहीं, एक्चुअली जब आपने कुटुंब वाली बात कही तो मुझे एक पॉइंट बोलने का मन किया। आप पे है भी आराम से 8 मिनट, आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं सेम टॉपिक पे। मुझे लगता है, मतलब बस आई थिंक कि हाँ, मैं इसे उठा के बोलूंगी ताकि पता चले मैं बोल रही हूँ। आई थिंक कि कुटुंब का मतलब है 3 अलग जनरेशन के लोग एक साथ होना, यानी कि माँ बाप, माँ बाप के बच्चे और माँ बाप के नाती पोते, माँ बाप के माँ बाप, यानी कि मेरे नाना नानी या मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप और मैं, 3 जनरेशन, ताकि अगर मुझे कोई डायरेक्शन चाहिए हो तो मेरे ऊपर आप हो। लेकिन मैंने जितना देखा है, और ये टेंशन का काफी बड़ा फोकस भी होता है परिवारों में, कि मान लो पापा को कोई पिताजी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब अगर भाई भाई हैं सेम उम्र के तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई भी नहीं होता तो इंसान अकेला पड़ जाता है। ऐसे में बच्चों को तो बताएंगे नहीं प्रॉब्लम, बेटा हमारे पास पैसों की कमी है, ये सब है। बच्चों को तो काम पे लगाएंगे नहीं, वो सही भी नहीं होता, उससे परिवार टूटते भी हैं। तो आसान यही होगा कि कोई आपके बड़ों के ऊपर भी सिर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई हो, यानी कि आपका ख्याल रखने के लिए नाना नानी हो, जो आपको कभी कभी लाड प्यार से पुचकार दे, या फिर पिताजी को कोई दिलासा दिलाने के लिए कोई बड़े हों। मुझे लगा कुटुंब का मतलब मेरे हिसाब से हुआ कि जहाँ पे अपनापन हो, जहाँ पे डर ना लगे, जहाँ पे सिक्योरिटी फील हो, सेफ्टी फील हो, ये आपने बहुत कोजीनेस फील हो। ये बात बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, और अगर कोई सपोर्ट भूल रही हूँ मैं तो वो हो। तो उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब 40 साल के होने लगते हैं तो मुंह से निकलने लगता है, अरे अब तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं जी। और वो बुढ़ापा जाते जाते 40 साल और जोड़ लीजिए, 80 साल, मतलब 40 से लेके 80, यानी कि 40 साल। एक पीढ़ी ऐसी होती है जिसके माँ बाप अगर 40 साल में कहने लगे कि हम बुढ़ा रहे हैं, तो अगर वो उस समय 10 साल का, 20 साल का है और या 25 साल का है, तो आप सोच लीजिए 15 साल ही बड़े होंगे या 20 साल बड़े होंगे माँ बाप, इससे ज्यादा नहीं हो पाते, मैक्सिमम 25 साल। तो उनका जो अभी उनका पीक नहीं आया है उनके बच्चों का, ठीक है, और उनकी अगली पीढ़ी अपने को बूढ़ा मान चुकी है। तो बूढ़ा मानने का मतलब यह है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो मैं एक आग्रह आप सबसे जरूर करूंगी, अपने को बूढ़ा शब्द ना कह के अपने को ये मान के चलिए कि मैं एक्टिव हूं और मैं सहयोगी हूं अपने बच्चों का और अपने से बड़ों का। ये फीलिंग हमें, चाहे हम उसको, जैसे कि अब मैं तो 54 की हूं,
अपने हस्बैंड से मैं कहती हूँ कि आप 60 प्लस में हैं तो आप भी ये फील ही मत करिए कि आप अब बूढ़े हैं, बिल्कुल नहीं हैं। आप काम करते रहिए। तो जब तक हम अपने शरीर के द्वारा और अपने मन मस्तिष्क में ये चीज फिट रखते हैं कि भाई अभी हम ठीक है, हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हम छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी हम उपस्थित हैं। तो ये होने से क्या है कि एक तो हमारे बच्चों पर बर्डन नहीं, ठीक है, और एक हम दूसरे के लिए खड़े हैं। तो ये बीच की जो पीढ़ियां हैं जो बहुत जल्दी ये कहने लगती है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं। जैसे मैंने देखती रहती हूँ रील्स में, तो 50 साल के ऊपर के लोग के बाल सफेद हैं और बस अब तो बस बिल्कुल ये हो गया और बिल्कुल अब हमें तो हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हमने शरीर को अच्छा रखेंगे, अच्छा खाएंगे। देखिए, शरीर को आप अच्छा रख रहे हैं मान लीजिए, लेकिन इस शरीर में सोच क्या रहे हैं, ये शरीर का उपयोग क्या है, हाँ जी, हाँ जी, इस शरीर से आप कर क्या रहे हैं? क्या आप सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर रहे हैं या सिर्फ इसको खाना पानी देकर इसको सहेज के रख रहे हैं? इसके उपयोग पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग, जिस कम्युनिकेशन की बात आज हम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे परिवारों को जोड़ने के लिए अगर थोड़ा सा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो अगली पीढ़ी बहुत बात करना चाहती है। आज की पीढ़ी, मतलब हम लोग तो फिर भी थोड़ा डरते थे, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो छोटे छोटे प्रश्न करना चाहती है। छोटे छोटे, हमें पेशेंस से उनके साथ कई घंटे रहना चाहिए ताकि उनके जीवन की जो पकड़ है बिखरने से वो बचे और अपने सही पैटर्न पे चले जाएं। इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आपने जो शादी को लेके प्रश्न किया था, हाँ, शादी जैसे हम आज के टाइम में कर लेते हैं, हाँ जी, तो विदाउट प्रिपरेशन आज की पीढ़ी शादी से जुड़ना नहीं चाहती और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग उनसे शिकायत करते हैं बच्चे नहीं पैदा कर रहे, बड़ी देर में शादी करें। बिल्कुल, मैंने सबको पढ़ती रहती हूँ तो मुझे पता है कि समाज में शिकायतें तो बहुत चल रही हैं आज की पीढ़ी के साथ, लेकिन गलत तरीके से चीज करने से अच्छा मत करो, ठीक है। और अगर हम बहुत बेहतर करने का सपना लेकर करना चाहते हैं तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जितने भी दिन जिएंगे हम उसको कंप्लीटली जी पाएंगे। हम समझ तो पाएंगे दिस इज फैमिली, दिस इज जो भी एटीट्यूड है हमारा, जो भी हमारी कंपेटेबिलिटी है, हम एक दूसरे के प्रति कहाँ प्रेम तो एक ऐसी चीज है कि जब हो गया तो होता ही है। तो हम किसी के साथ भी जब हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है, परिवारों के साथ होता है, तो वो फिर हल्का नहीं रहेगा, वो जल्दीबाजी वाला है ही नहीं। दरअसल विवाह संस्था, विवाह एक इंस्टीट्यूशन है और ये कोई जल्दीबाजी में करने वाली चीज ही नहीं है। और जिन लोगों ने इसको जल्दीबाजी में किया है, या तो माँ बाप के कहने से किया है या अपने किसी डर के कारण किया है कि मैं अकेला नहीं जी सकता, मैं अकेली नहीं जी सकती, मुझे इसका सहारा चाहिए, उसका चाहिए, तो वो शादियां उलझने के लिए ही होती हैं और उलझाने के लिए होती हैं। आप किसी भी परिवार में चले जाइएगा, जो जल्दीबाजी में शादियां ज्यादातर हो गई। यहां तक कि मैंने अभी, हम लोग गए थे अमृतसर, तो वहां पर एक बच्चा मिला मुझे, तो उसने कहा कि मेरी शादी तो 18 साल में हो गई थी, मेरे भाई की भी हो गई थी और हमारे पापा ने कर दी थी क्योंकि हमारे फ्रेंड थे पापा के, और हमारे यहाँ जल्दी शादियां हो जाती। उनके यहाँ बहुत सारी लड़कियां थी और मेरे पापा ने कहा कि इन लड़कियों की कैसे शादियां होंगी। तो कम पढ़ी लिखी लड़कियां थी, तो लड़के ठीक ठाक पढ़े थे, उन्होंने प्रेम में वो शादियां कर दी और बच्चों ने भी कर ली। तो स्थिति ये हुई कि 2 बहनें थी, एक ही घर में थी और दोनों पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे ही थी। लेकिन जैसे ही वो योग्य लड़के उनको मिले और उनके ससुर उनके फेवर की बात करने वाले मिले कि भाई ये तो हमारे पुराने परिचित हैं, जी जी, तो उन लड़कियों के दिमाग एकदम से खराब होना शुरू हो गए। वो लड़का उसको, लड़की को वहां ले गया था कोई विदेश, स्विट्जरलैंड जाने कहा, और वो लड़की वहां पर ये कपड़े पहन, वो पहन, और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। वो पढ़ने को तैयार नहीं, वो पढ़ाना चाहते थे कि थोड़ा तू पढ़ ले, पढ़ने को तैयार नहीं। चलो एक को तो उन्होंने, बच्चा हो गया था, किसी तरह झेल लिया। छोटा लड़का जो 2-3 साल छोटा था, जी जी, वो तो फिर खड़ा हो गया। उसने कहा पापा ऐसा है, एक को तो हम झेल सकते हैं पर दूसरी को नहीं झेलेंगे।
तो उन्होंने उस लड़के का इतना ज्यादा विरोध किया पूरे परिवार ने, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत बुरा मानते हैं ना तलाक को, और वहां तो निभाते हैं। तो उस लड़के ने एक्शन लिया। उसने कहा कि मेरे घर में कम से कम वो 8वीं पास है, पर मैं उसको पढ़ाऊंगा, और मैं उसे नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उसको जिंदगी की समझ के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसने उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगी, और उसने फिर तलाक लेने का अपना निश्चय कर लिया। तलाक के बाद उस लड़के के 10 साल हो चुके हैं, वो उस समय 32 साल का था जब हमें मिला था। तो मैंने इसकी स्टोरी देखी, मैंने की बाप रे, बच्चे अपने ही परिवार में अपने ही माँ बाप से किस तरह से अन्याय का शिकार हो सकते हैं, अनजाने में या अज्ञानता में। तो इसीलिए कृपया जल्दीबाजी में शादी ना करें। चाहे कोई कितना भी कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं और तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन मान के चलिएगा वो कहीं ना कहीं फरेब होगा, वो आपका कोई ना कोई फायदा उठा रही होगी या रहा होगा। तो शादी एक पवित्र चीज है, पवित्र बंधन है, चीज नहीं, और इसको सम्मान दे। इसी से परिवार बनेंगे। जैसे जैसे आप दो मनुष्य जब जुड़ते हैं और वे एक दूसरे को जब समझते हैं, तब शिव शक्ति यानी कि कल्याणकारी शक्ति बनती है। ठीक है। तो वो शक्ति बनकर तब हम समाज में कोई संतान अगर देंगे, तो तब वो हमसे श्रेष्ठ होने की संभावना बनती है, क्योंकि हमारे पास 2 लोगों के गुण आ गए। अगर एक भी व्यक्ति उसमें कमजोर है और एक व्यक्ति में है क्षमता, तो वहां पर भी प्लस माइनस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। एक की क्षमता से गुजारा थोड़ा सा चल सकता है, गुजारा हो सकता है, जिंदगी चल सकती है, पर कुछ बहुत बेहतर करने के लिए दोनों को समझकर अगर हम साथ लाएंगे, तो ऐसे विवाह संस्था के लिए मेरा वो भी है ना कार्यक्रम, आइडियल मैरिज कैंपेन, याद है? हाँ जी। तो आदर्श विवाह की योजना जरूर बनाएं, और उसमें अगर हमसे कुछ आप चाहते हैं कोई किस तरह से हो सकता है, तो वो हम लोग वैसे कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन अरे 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 आइडियल मैरिज कैंपेन के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके ओके, अब आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, थैंक यू। अरे ओके ओके ओके, लाओ मुझे दो। हाँ जी। चलिए, इस टॉपिक को हमने कवर किया है, जिसमें हमने परिवार का इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश की है, और उसमें अपना पर्सपेक्टिव हमने रखा है। अगला मेरा सवाल है, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, परिवार का महत्व है इस सवाल का टॉपिक। और आपको क्यों लगता है कि परिवार आज के समाज में महत्वपूर्ण है, और यह व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? हाँ, थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो सकता है, बहुत लेकिन अच्छा प्रश्न है, फिर से दोहरा दीजिए। आपको क्यों लगता है कि परिवार आज के समाज में महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और यह व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, यानी कि इंडिविजुअल और सोशल ग्रोथ? इस प्रश्न का मैंने शुरुआत से उत्तर दे रही हूँ थोड़ा, अगर आप उसमें देख रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परिवार की भूमिका के बिना, मैंने कहा ना, परिवार इज अ लैब। हाँ जी। आपकी प्रयोगशाला है। तो परिवार में, अब चूंकि प्रयोगशाला में तो एलिमेंट्स होते हैं और ऐसे कनेक्ट कर दिए, पर ये प्रयोगशाला है जो जीवन में आपको पालती है। ये यूनिट यानी कि भोजन, कपड़ा, मकान, संरक्षण और संस्कृति, हर चीज, भाषा, हर चीज वहां दिख रही है, और हर चीज ग्रो हो रही है। ठीक है। और जितनी बेटर होगी, जितनी मजबूत होगी, जैसे आपकी नर्सरी होती है ना, कि जितने अच्छे हमारे पौधे होंगे, फिर वो जगह जगह जाके उतने अच्छे फल देंगे। तो ये एक नर्सरी की तरह है। जब हमारे परिवार के बच्चे मजबूत मानसिकता के होंगे, मजबूत मानसिकता का मतलब कठोर होना नहीं है, स्पष्ट होना है, अभिव्यक्त होना है, डिग्निटी के साथ जीवन को समझना है, और साथ साथ इसमें कहीं गोलमाल की गुंजाइश नहीं है, झूठ की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैंने स्वीकार किया, वो ऐसा है, ये भी मैंने स्वीकार किया। ये एक मनुष्य के विकास का कार्यक्रम है। मनुष्य की क्षमताओं को सत्य के साथ, प्रेम के साथ और न्याय के साथ, ये तीनों तत्व आपके जीवन में तभी शामिल हो सकते हैं अगर हम परिवार से कनेक्ट हो। परिवार का मतलब है
खुशी से आप अभिभूत होकर, तृप्त होकर अपने को पल्लवित करें, अपने को खिलाएं, ठीक है, फूल की तरह। तो अगर हम अपने परिवार में फूल की तरह खिल सकते हैं तो समझिए हमारा परिवार आदर्श परिवार है, ठीक है जी। अगर इसको आप अब देखिए, अब बात आती है, दूसरा प्रश्न मेरे को याद आ गया दूसरा बात इनकी ये थी कि उसको हम कैसे सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे समझेंगे कि वो उपयोगी है, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में किस कैसे? प्रकार की भूमिका निभाता है हाँ, परिवार। अब बात आती है कि बच्चे जिस प्रश्न को कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। मैंने बहुत मेहनत की है हाँ। क्वेश्चन में। तो मैं बड़ी खुश हूं इस बात से कि ऐसे प्रश्न मेरे सामने आए तो सही। मुझे तो लगता था ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं बच्चे और Thank भाग you. जाते हैं, और मैं करती हूँ किसी से बच्चों से प्रश्न तो बच्चे वहां से भाग जाते हैं तो थैंक्स लॉट। हाँ। तो इस पर जब हम यहाँ पर हैं, हम मजबूत हो गए, आईएएस अफसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये तो हो गया यहाँ पे कि हमने अपने कार्य के माध्यम से और अपने बच्चों के माध्यम से कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन भी पर्याप्त नहीं है। ये मैंने अपने जीवन से, अपनी जागृति से, अपनी डेमोक्रेटिक मिशन से सीखा है कि हम केवल इतना ही मान लें कि मैं डॉक्टर हो गया, पैसे कमा रहा हूं, या मैं सफल हो गया, यूट्यूबर हो गया और मैं सफल हो गया। नहीं, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके सामने देने के लिए आप तैयार हैं, आप देना वो एक अलग बात है। जैसे कि आप इस देश की हर चीज के लिए, व्यवहार के लिए, जब आप जाते हैं बहुत अच्छा सा आपने व्यवहार किया एज अ डॉक्टर, लेकिन वहां पर आप उस परिवार की योजना को अगर मन में लेके चल रहे हैं कि नहीं परिवार, तो वो परिवार सिर्फ इतना नहीं हो कि मेरे बच्चे, तेरे बच्चे या मेरे परिवार के बच्चे। फिर आपका स्वभाव बन जाता है कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए हर व्यक्ति ऐसा लगने लगता है कि ये कोई दुश्मन नहीं है मेरा। समाज के हर व्यक्ति में मानवता आपको दिखाई देती है, हर जीव जंतु में दिखाई देती है, और फिर राष्ट्र की सीमाओं से भी आगे आप वैश्विक स्तर पर भी कल्याण की बात कर सकते हैं। लगता है कि चलिए मैंने अपने परिवार के कल्याण की बात पहले कर ली, फिर मुझे समाज में इंटरेस्ट आने लगता है, उसके बाद हम और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, अपनी कल्चर को लेके हम और सेंसिटिव हो जाते हैं, और उसके बाद हम हो जाते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट कम हो गई है तो आप सही कर लें। इसमें हम अभी पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। नहीं सवाल विजयनाथ यादव जी का है तो, और शिव प्रकाश तिवारी जी, इन्हीं का फोन आ रहा था क्या? त्रिपाठी जी का आ रहा था। त्रिपाठी जी कोई और है जी, ठीक है। तो ये जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, इसको मैंने देखा है कि व्यक्तित्व बहुत सोबर बनते हुए देखे हैं लोगों के, और वो अफसर बनने तक रह जाते हैं। उसके बाद की जो नॉलेज है, जिसमें मैं कहती हूँ राष्ट्र की, अपनी संस्कृति की, या एक मिशन के तौर पर पर्यावरण की, तो मिशन के तौर पर भी देखें कि मिशन को आपने ले लिया। अभी कहाँ पर बात थी, किसी साधु, कोई साधु थे, संत थे, नाम नहीं लूंगी, खैर उनका मन याद आ गया ना मुझे। उनका कहना यह था कि जब एक हिंदू मिशन पे है मान लीजिए, तो वो गौ पालन कर रहा है तो वो वहां पर कंसंट्रेट है। अगर वो हनुमान जी की बात कर रहा है तो वो हनुमान जी वाले बजरंगबली दल में है। श्री राम की बात कर रहा है, कृष्ण, तो वो अपने अपने उस छोटे से मिशन में, छोटे या बड़े में लगा है। अगर उसके सामने कोई चीज घटना हो रही हो तो वहां पर वो उसको ध्यान ना देके वो अपने एक मिशन में लगा। यानी कि हमारा कहीं ना कहीं एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, कि हमें उससे ज्यादा नहीं देखना है। जो ये परिवार में आपके सोचने का स्तर जैसा होता है, अगर वो व्यापक है और आप बहुत ही खुल के उसमें जी पाते हैं, तो फिर ये परिवार वसुधा भर को परिवार बनाने की भी योजनाएं बना सकता है। ये कुटुंब के निरंतर बढ़ने के संकेत है। जैसे आप राम राज्य की बात करते हैं कि यहां से वहां तक था, उसी तरह से आप बात करते हैं आर्यव्रत था, यहां से वहां तक था। तो उसी आज भी हम ये कहेंगे कि वैश्विक मानवता को जोड़ने के लिए भारतीय संस्कृति का
कौटुंबिक भाव, बच्चे पैदा करके 1 से 150 बना देने वाला कौटुंबिक भाव नहीं कह रही हूं मैं मनुष्य के विकास का, मानसिक विकास के प्रोग्राम को हम परिवार का आधार मानते हैं। अगर किसी परिवार में आपकी मानसिक योग्यता बढ़ रही है तो वो परिवार सार्थक परिवार है और उससे तो लोकहित होगा ही होगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है कि कर्म हमारा फल ऐसा है, ऐसे में एक चीज याद आती है मुझे कि एक राजस्थान के कोई बहुत बड़े बहुत अच्छे लेखक थे, उनका नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि व्यक्तिगत होने लगती है बातें, और उनके 2 बेटे थे, अब तो वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था, वो उनसे मुलाकात उनकी होती थी, उन्होंने बताया कि बहुत लोगों की सेवा की उनके पिताजी ने, बहुत बड़े बड़े काम किए, पर उनके दोनों बेटे उनसे विपरीत स्वभाव के हो गए। तो मैं इस बात पर ध्यान देने लगी कि कहीं पर हमसे चूक होती है। कोई चीज ऐसी जरूर होती है, कोई व्यक्ति बाहर इतना ज्यादा कर रहा है और घर में वो चूक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परिवार के अंदर का हित समझना ये भी एक बड़ा विषय है। और जिस तरह से महात्मा गांधी पूरी दुनिया का काम कर रहे थे और परिवार के अंदर वो अपने बेटे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम वहां फेलियर हो जाते हैं। अगर हमारी यूनिट में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे तो वो एक परिवार बनाकर ही हम दे सकते हैं केवल। हाँ, इसी बात पे मेरा थोड़ा एक और आइडिया है कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी मैंने अच्छे लोगों के बारे में सुना है हिस्ट्री में जितने फेमस लोग थे, अच्छे इंडिविजुअल्स थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो थिंकर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, एक अजीब सी कहानी देखी गई है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली हर जगह देखी गई है कि अगर आपने दुनिया में किसी भी चीज में कुछ भी उखाड़ लिया हो, और मैं ये हमारी जनरेशन के लिए लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपने कुछ भी उखाड़ लिया हो, लेकिन अगर जिस दिन बाहर वालों को ये पता चल जाता है कि आपने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, आपने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा, आपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, भाई बहन का ख्याल नहीं रखा, दूर रिश्तेदार का ख्याल नहीं रखा, किसी की बेइज्जत, मतलब जहां पे दिख जाता है कि आपने अपनों का ख्याल नहीं रखा, तो लोगों का आपसे भरोसा उठ जाता है कि मुझे नहीं, हमें नहीं लगता कि आप देश का ख्याल रख रहे हैं अच्छे से, या आपने ये डिसीजन सही से लिया था, क्योंकि अगर आप वो डिसीजन सही ले सकते हैं तो आपने परिवार का भी ख्याल रखा होता। और मैं मानती हूँ कि इसमें कोरिलेशन में बहुत सारी डिबेटेबल चीजें हैं, हमें नहीं पता बहुत सारी चीजें, हम ना पास्ट में जा सकते, ना हम किसी इंसान के इतने डिटेल के डिसीजंस को नाप तोल सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सही साबित भी हुई है कि अगर आपने अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा है तो आप केपेबल नहीं हो दुनिया का ख्याल रखने के लिए। और ये मुझे इतनी अचंभित लगती है, मतलब ये बात मुझे इतना मजेदार भी लगती है क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूज भी करती है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों चीजें, ये हमारा समाज अभी जो है कंपेरेबल है, पुरुष सत्ता का समाज बन चुका है जी, इसलिए वहां पर स्त्री को अपने साथ में चिंतन में शामिल करने की एक परंपरा अभी दोबारा फिर से विकसित करने की आवश्यकता है। और जब जब नारी और पुरुष दोनों मिलकर परिवार की पूरी एक जिसे कहते हैं रूपरेखा और पूरा अपना माहौल बनाएंगे तो वहां पर उन दोनों की जितनी आपस की जो शक्ति होगी, जैसे हमारी जोड़ियां दिखती हैं हमें, जितने वो सशक्त होंगे दोनों, उतना बच्चों के अंदर का मस्तिष्क विकसित होगा, बच्चों के अंदर वही दृश्य स्थापित होंगे। अगर माँ मान लीजिए बहुत सीधी हैं या बहुत ही भली हैं और पिता बहुत ज्यादा प्रखर हैं, बहुत ज्यादा, और पिता की सेवा वो करती है, ठीक है, तो वो चीजें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई एक हमारी माँ जो है सीधी सादी हैं, सेवा करती हैं। लेकिन अगर उनकी जगह एक माँ रामायण पढ़ती हैं, व्याख्या करती हैं, गीता पढ़ती हैं, व्याख्या करती हैं, बच्चों से संवाद करती हैं, बच्चों को हर छोटी छोटी बात पर अपने उनके पिता के काम को बताती हैं, ठीक है, या माँ
प्रखर हैं और पिता बाय चांस नहीं है, तो पिता कम से कम ये कह सकते हैं कि वो माँ की अवहेलना ना करें, और माँ तुम्हारी विदुषी है, माँ के साथ चलो बात करते हैं। और छोटे छोटे प्रश्नों के और संवाद के माध्यम से चीजें बच्चों के दिमाग में जा सकती हैं। तो आज चूंकि हमारे यहाँ इस तरह की बेमेल शादियां हैं, और हम लोग बहुत ही हल्के तरीके से, हल्कापन मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सिर्फ स्त्री पुरुष के आकर्षण को और घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अवेलेबल मानकर ही जी रहे हैं, और ये सोच ही हमें नीचे लेके जा रही है कि हम नारी को उसके मस्तिष्क से उसका आकलन नहीं कर रहे हैं, उसकी विचारक क्षमता से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब जब आप उसको अपना सहयोगी नहीं बनाओगे, तब तक पुरुष के मस्तिष्क का बोझ कम नहीं होगा। और अभी चूंकि परंपरा हमारे यहाँ इस तरह की है कि कोई महिला ज्यादा बोलती है ना, तो पुरुष मुंह फेर के चल देते हैं। ये स्थिति है कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत बातें जानती है, बड़ा लेक्चर देंगे अभी ये। तो ये जो भाव उनके अंदर रहता है, पुरुषों के अंदर, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, ठीक है। मैं बस बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक पे हमारे पास 7 मिनट और 34 सेकेंड्स हैं, और क्वेश्चन, हालांकि अक्सर ये फैमिली और परिवार और ये टॉपिक महिला और पुरुष अगेंस्ट होने लगता है, अपने आप ही हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम उससे अवॉइड करें, ताकि हम महिला और पुरुष वाले टॉपिक पे आराम से किसी और दिन बात करें। नहीं, हम चाहते हैं, देखिए मैं इसमें, आपने गौर किया होगा मेरी पोस्ट में कहीं पर भी आप देखेंगे, मैं इससे बचती हूँ। मैं स्त्री पुरुष के कॉन्सेप्ट से बचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में इस पर काम नहीं करती। मैं सिर्फ इस पे काम करती हूँ स्त्री के अंदर के पौरुष पर और पौरुष के अंदर के अस्तित्व पर। अगर हम संतुलन की बात सोचने लगे थोड़ी थोड़ी, नहीं है तो वो उसको सहयोगी कर दे, उसके अंदर नहीं है पौरुष तो वो उसको थोड़ा सा, लेकिन जो कि पुरुष के पौरुष को तो वो खुद ही नहीं संभाल पाता है, तो नारी को पौरुष धारण करना पड़ता है, बहुत बार एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, उस पर बर्डन बढ़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत इस युग में यही है कि हम आजाद तो हो गए हैं, चाहे वो मुगलों से हुए हों, चाहे वो हम इनसे हुए हों, और आज भी हम एक ऐसे तंत्र में शिकार हैं जहां पर स्त्री को सहयोगी बनाकर पुरुष समाज ने अपने योग्य नहीं माना है। नाचने गाने वाली बना के रख देंगे, या उसको वो कलेश करने वाली स्त्री बन के रह जाएगी। अगर एक कलेश करने वाली स्त्री को पुरुष ये सोच ले कि नहीं मैं इससे बात करूंगा, इसका कलेश की जितनी एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। अगर एक समझदार पुरुष मिल जाता है तो वो कलेश वाली को समझा सकता है। अगर पुरुष कलेश करने वाला है तो स्त्री भी ये प्रयास कर सकती है, पर दोनों को झुकना तो पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्त्री झुक रही है तो पुरुष को भी ये सोच कर झुकना चाहिए कि परिवार को मुझे बनाना है। ये चूंकि ये फीलिंग्स वास्तव में बहुत कम है। अभी भी मैं देख रही हूँ इंस्टा पे जो भी पुरुष स्त्री का साथ दे रहे हैं वो पैसे के लिए, जो यूट्यूब पे साथ दे रहे हैं, कैमरा ले लेके जा रहे हैं आगे पीछे, सब पैसे की कमाई के लिए। अभी एक वर्षा सोलंकी लड़की है, उसने अपने पति का सहयोग देना चाहा, वो बेचारी कॉमेडी करती है, आजकल तो खैर वो स्टार हो गई है, माधुरी दीक्षित, और वो उनको फॉलो करती है, प्रियंका। लेकिन उसकी कहानी क्या है, वो गरीब घर से थी और वो अपने पति का सहयोग करना चाह रही थी। पति ने टिकटॉक नहीं बनाने दिया, उसने छुपके बनाया, और कॉमेडी करने बहुत अच्छा, मतलब चेहरा बना बना के करती है, बोर्न एक्टर लगती है देखने में। और वो अपनी बेटी के लिए इतनी ज्यादा डर गई जीवन से कि मेरी बेटी की हालत वो ना हो जो मेरी हुई है। ऐसे ही गांव की शांति करके एक चैनल है, वो इतनी खूबसूरत लड़की है और बेटी के लिए ही, केवल बेटी के भविष्य के लिए वो इतनी भयभीत हो गई कि मेरी बेटी की हालत वो ना हो जो मेरी है। तो ये जो हम भयवश अपने आप को स्किल देते हैं या हम पैसा कमाकर उसको कंपनसेट करना चाहते हैं, हमारी भूमिका इतनी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मैं उस पर चाहती हूँ कि हम लोग आगे बढ़े। आज ये शुरुआत हुई है, लेकिन अगर ये हमारा प्रक्रिया बनी रही इसी तरह के डिस्कशन की 2-4 दिन में, हफ्ते में एक आध बार, मुझे जब भी कोई डाउट होता है मैं फटाक से मम्मी से पूछ लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी माँ मेरे हर
चाहे वो स्टूपिड क्वेश्चन हो, चाहे वो डम्ब क्वेश्चन हो। अगेन मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है और मम्मी की हिंदी है, तो मेरे सबसे बेवकूफी वाले क्वेश्चन भी मम्मी जवाब देती हैं। इंटेलिजेंट, शायद मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पे तभी पहुंच पाई हूँ क्योंकि जो मेरे बेवकूफी वाले छोटे मोटे हैं, आइसक्रीम पिघलती क्यों है, सूरज इतना दूर क्यों है, चप्पल टेढ़ी क्यों नहीं करनी होती है, झाड़ू सीधी क्यों रखते हैं, मतलब हर तरीके के छोटे बड़े सवालों के जवाब में मेरी मम्मी मुझे देती हैं या बोलती हैं कि खुद जाके ढूंढ लो। तो शायद उसी की वजह से आज मैं मुंहफट होके मम्मी से सारे सवाल पूछ रही हूँ और कोशिश करूंगी कि आगे के सवाल भी ऑनलाइन दिख जाए ताकि हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर और कोई भी आना चाहे तो हमें अच्छा सबसे बड़ी अभी पीछे इसी हफ्ते में बात हुई है, तो मैंने इससे ऐसी बात की कि ये जो चेतना होती है ना, ये शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ती है। जब हम संवाद करते हैं तो वैचारिक ऊर्जा जन्म ले लेती है शरीर के अंदर, और वो वैचारिक ऊर्जा, उस विचार से जो विचार आपको ऊर्जा दे जाता है, उससे वो आप घर के काम भी कर डालिए और सब कुछ हो जाता है। मतलब तो इससे का वैचारिक ऊर्जा जिंदाबाद का नारा इन्होंने पकड़ लिया कि वैचारिक ऊर्जा जिंदाबाद। इतना धीमे नहीं लगाती हूँ मैं लगाती हूँ वैचारिक ऊर्जा जिंदाबाद, वैचारिक ऊर्जा जिंदाबाद, वैचारिक ऊर्जा जिंदाबाद। मैं ढंग से लगाती हूँ, मम्मी थोड़ा सा खो जाती हैं, शर्मा जाती हैं। तो चलिए, वो बहुत अच्छा, नहीं मुझे ये अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि देखिए बड़ा काम करना, बड़ा पैसा कमाना, ये तो चलिए एक जीवन की सफलता के एक अंग है, लेकिन जिस सफलता को मैं चेतना के माध्यम से महसूस करती थी कि भाई हमारी चेतना उतनी विकसित तो हो जाए कि हमारा सर्किल यूं चलने के बजाय यूं चलने लगे, यानी कि हम कहीं हमारी समस्या एक पीढ़ी में भी वही है और दूसरी में भी वही है, तो ये ना रहे। ठीक है, अगली पीढ़ी की समस्याएं बेटर होनी चाहिए और ज्यादा कुछ हमारे लिए चैलेंजिंग होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ये वाला हमने राइट यूज किया था, फिर उसके बाद ये हुआ, या हमारे प्रधान का या हमारे राजनीति का, मतलब लड़कियां बड़ी इजीली पॉलिटिकल बात कर लें, हर चीज के प्रश्न करके, और वो उसमें अपने आप को इंगित कर दे कि मैं ये कार्य मुझे करके दिखाना है, ये करना है मेरे को, मैं नहीं करूंगी तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है वो अगर परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सके तो वो हमें परिवार बनाने का वास्तविक जो लाभ है तो वो है। ये नहीं कि भाई चलिए एक में खिलाड़ी बना था, दूसरे में बैडमिंटन का बन गया, तीसरे में कोई और बन गया और हम केवल सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, नहीं, वो नहीं है। बच्चन जी की फैमिली में भी कुछ नयापन नहीं है, मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र जी की फैमिली में कुछ नहीं है। एक एक्स्ट्रा फन क्वेश्चन, ऐसी कौन सी फैमिली है जो पब्लिक में है जिसको आप देख के बोल सकते हैं कि ये है, जिसका मतलब होता है फैमिली और किसी की फैमिली देख के मन करता है कि ऐसा होता है कुटुंब, ये होता है प्रश्न हमारा आपसे है, चलिए हम अभी नहीं करेंगे। आप लोगों ने अगर कमेंट में लिखा तो देखते हैं, उसके लिए हम फिर आपको कुछ रखेंगे प्राइज। हाँ, प्राइज ये है कि आप हमारे डिस्कशन सुनने को मिला आपको। हाँ, आगे इसको अपने लाइव को हम किस तरीके से लेके चलेंगे वो आपके कमेंट्स तय करेंगे, लेकिन जितना अभी हम देखते हैं, अभी और सवाल है मेरे। हम दिल से वसुधा को परिवार स्वीकार कर, इट्स मोर नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वांट इफ वी सेल्फ अर्न मनी सो वी एक्सपेंड मनी। ओके, ये तो ठीक है उनकी बात। कोई अलग शिव प्रकाश जी लिखते हैं, सादर प्रणाम आपको मातेश्वरी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा। और संजय जोशी जी ने भी लिखा है, आपको भी मेरा प्रणाम। चलिए, आज ये छोटा सा प्रयास हमने किया है, अब हम विदा लेते हैं। अरे और भी सवाल हैं? और सवाल हैं, बताइए। हाँ, बताइए। जैसे कि चलिए जवाब ना दीजिए, लेकिन मैं सारे सवाल रख सुन लेते हैं। हाँ, सुना दीजिए। मेरा अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। क्या आप परिवार में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की चर्चा कर सकती हैं, विशेष रूप से माता पिता, पति पत्नी और घरेलू प्रबंधन की भूमिकाओं में? यानी कि इन भूमिकाओं के बारे में, इन जिम्मेदारियों के बारे में आप चर्चा करती हैं, कर सकती हैं, या लोगों को करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें पहली तो बात यह कि जब हमें परिवार बनाना है तो जैसे कि कहा जाता है किचन स्त्री को देखनी है,
कपड़े भी उसी को देखने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबका देख सकते हैं काम, ये फीलिंग मैं चाहती हूँ कि इसमें हम थोड़ा अपग्रेड करें कि अगर, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई भी काम उबाऊ नहीं होगा और हर काम में सबको कुछ नया करने का एक अवसर रहता है कि चलिए आज इसके हाथ का खाया जाए, आज इसके हाथ का खाया जाए, चलो आज यहाँ पे हम भी उस काम को करके आते। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा हो जाता है जीवन। और आपको हर चीज जो है रिपीटिशन से, मतलब जैसे थक जाता है ना मनुष्य, तो वो हमारे परिवार में हम सब कर सकते हैं। बहुत से परिवारों में जेंट्स एक दिन किचन हम करेंगे, भाई लेडीज को हम आराम देते हैं। तो वो परिवार की एक अलग जो व्याख्या है वो हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी उसको स्वीकार करे। और बताओ। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या लगता है कि आज के समाज में परिवारों का सामना किस प्रकार की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करता है? यानी कि आजकल के परिवार किस प्रकार की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन्हें कैसे सामना करने में हेल्प मिलेगी? मुझे जो महसूस हुआ है, अभी 2 हमारे जो तलाक हुए हैं, ईशा देओल का और थोड़ा सा उनके यहाँ सुन रहे हैं क्या कहते हैं, ऐश्वर्या राय। इन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन, हमेशा से ही जया बच्चन गुस्से में रही और वो एक ऐश्वर्या का भी अपना एक जो भी स्टाइल है। और तो मुझे लगता है कि इसमें हमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। और वो सुधार होगा कैसे, बात ये है, इस पर हम आगे बात करेंगे। आज नहीं। हाँ, बोलो। मैंने एक्चुअली समस्याओं के बारे में एक आंसर ढूंढ लिया कि आजकल परिवारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार नए टाइम के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कैसे करें। यानी कि माएँ अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्यार जताएंगे, अगर तो प्यार जताने का मतलब तभी होगा अगर वो हमें नई नई चीजें ला के देंगे, या फिर हमें कहीं घुमाने लेके जाएंगे, या हमें पासपोर्ट बनवा के विदेश ले जाएं। है, लेकिन जो बच्चे सुबह 6 बजे से सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके नाश्ता बना के 2 घंटे ट्रैवल करके मेट्रो से किसी जॉब पे जा रहे हैं, फिर शाम के 6, 7, 8 बजे तक काम कर रहे हैं और फिर 2 घंटे ट्रैवल करके वापस घर आ रहे हैं 10, 11 बजे, और महीनों तक ऐसे काम कर रहे हैं, उनके लिए छुट्टी का मतलब या घर आने का मतलब होगा कि वो घर आए अपनी माँ के पास, माँ के हाथ का खाना खाएं और चैन से खर्राटे मार के बस सोएं। लेकिन ये बात अब माओ को कैसे समझाएं? बच्चे जब घर आ रहे हैं जॉब से तो उनके माता पिता उन्हें वही, अरे तुम कितने नालायक हो, अरे तुमसे तो ये नहीं होता, तुम क्या जॉब कर रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे को लग रहा है परिवारों की आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि परिवारों के बदलने का टाइम आ गया है। माओ को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके समझना पड़ेगा कि अब चीजें बदल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव, पता नहीं क्या मतलब, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से दुनिया चलती है और पैसे कमाने के लिए थोड़ी दो बातें हैं। अभी मैंने मेरठ में एक ज्वेलर्स हैं, उनके साथ मैंने देखा कि उन्होंने एक अपना बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड किया और उन्होंने एक स्कूल भी खोला। और एक उन्होंने शायद कॉलोनी में भी पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरे पास ऐड भी आया था। तो आज तो मेरे मुंह से निकला कि भाई आपने तो समाज को गहना देने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो स्कूल से असली आभूषण दे रहे हैं समाज को। तो बड़े खुश हुए। हमने भी उनकी शॉप पे गए थे तो कुछ लिया था तब शादी में ना। तो ये जो परिवर्तन है कि मनुष्य का किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उसके अपने जीवन के माध्यम से हो, इस मस्तिष्क का पूरा प्रयोग वो कैसे करे, कैसे वो दिल का करे, कैसे वो शरीर से मेहनत करे, इस पर वो, और साथ साथ इससे मेहनत करके मान लीजिए पैसा भी कमा लेता है किसी भी बड़े काम को या छोटे काम को करके, उसके साथ साथ उसके जीवन में ये भाव कैसे पैदा हो कि उसका जीवन उबाऊ ना हो।
कि वो मनोरंजन के नाम पे क्या चीज ऐसी देखे जिससे कि वो इंटरेस्टिंग हो, जानकारी बढ़े और उसका करने को मन करे। तो इसके लिए मैंने तो देखिए चेतना चक्र की बात की है कि जब हम कम से कम जीवन में 9 काम ना करें, अगर 9 रस के पीछे लिखे भी है देखोगा, है ना, तो अगर हम जीवन को इतने रस के साथ, चाहे उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, चाहे उसको इंटरेस्ट फील करें, चाहे उसको नवरस नवरंग फील करें, हमें सारे रस के साथ जीवन को जीना है। तो राजनीति कोई करने की चीज नहीं है, या लोकतंत्र कोई ऐसी गाली नहीं है, या ऐसे शब्द जो हमें अपग्रेड करते हैं डे बाय डे। जैसे सोलो जर्नी पे लोग निकल गए, तो सोलो जर्नी पे क्या किया, भाई इधर घूमे उधर घूमे, ये किया वो किया, वहां से कुछ लेकर नहीं आए। हमारा शरीर घुमाया, हमने फिजिकली चीजें देख ली, लेकिन सच बात तो ये कि हमने वहां से कुछ भी नहीं लिया। पत्थर भी कलेक्ट कर लिए, लेकिन सोलो जर्नी से हम अपनी आइडेंटिटी को कनेक्ट ही नहीं कर पाए कि हम हैं कहाँ और कौन है, क्यों है, और आगे हमें कैसे इंटरेस्ट आएगा लाइफ में पूरी तरह से। अभी मैं देख रही थी कि किसी ने हिमाचल में जाके अपना वो बना लिया, मतलब पैसा इकट्ठा किया और एक पहाड़ी पे थोड़ी सी जगह लेकर, और वहां उन्होंने बड़ा सुंदर सा वो बनाया है, क्या बोलते हैं, स्टे होम करके। ठीक है, अभी एक कमेंट आया है, अच्छा विजयनाथ यादव जी का ही है, मोर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अवर फैमिली, मेन कॉज ऑफ फेलियर, सॉल्व प्रॉब्लम इज लेस मॉरल इन आवर लाइफ, लेस स्पिरिचुअलिस्ट। विजयनाथ जी, बिल्कुल ये बात सही है कि स्पिरिचुअलिटी को जिसको हम समझते हैं कि बुढ़ापे में ही हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, वास्तव में आध्यात्म एक विज्ञान है, ऐसा मैंने फील किया है। अध्यात्म कुछ भी नहीं है, आपके जीवन का वो बेसिक एलिमेंट है कि आपके सोचने का ढंग छोटा है कि बड़ा है। स्पिरिचुअल है यानी कि आप आत्मत सोचते हैं, हर एक में दूसरे की आत्मा को महसूस करते हैं, दैट्स योर आइडेंटिटी, कि आप स्पिरिचुअल हैं। आप मेटलिस्टिक है कि आप फील नहीं करते हैं, आप प्रेम जैसी चीजों से अलग हैं, आप किसी से भी, आप तो प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल हो गए। तो ये जो कनेक्टिविटी छूट गई है, जिसे हम रोज छोटे छोटे रील बना के एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, कि इससे प्यार करो, पेड़ों से प्यार करो, या घर में हरा भरा करो, ये जो हमें प्रकृति सीखने के लिए मजबूर कर रही है आज, चाहे वो रील के माध्यम से, पैसा कमाने के माध्यम से ही मजबूरी आ गई, लेकिन हम कुछ बातें स्वेच्छा से सीखें कि हम मजबूरी में सीखें पैसे कमाने की, दोनों में फर्क है। तो प्रेम को अगर हम अंदर से जिएंगे तो आनंद आ जाएगा जीवन में, लेकिन अगर हम डर के मारे इससे नहीं करना, वहां पैसा खर्च होता है, रिश्ते नहीं निभाने, तो जो ये अभी शुरू हुआ था, शुरुआत लाइव हमारी परिवार से, कि परिवार के साथ जीने के जो हमारी सफलता है वो हमारे देश को, हमारे समाज को तो मजबूत करती है, हमें मजबूत करती है, ये देखकर कि हम मजबूत कर रहे हैं अपने परिवार को या अपने किसी भी ग्रुप को। यही आगे बढ़ के हमारे व्यवसाय में भी काम आती है, हमारा बिजनेस उसी तरीके से चल सकता है। ये हमारा कोई भी, हमारी मान लीजिए, मैंने देखा है कि आर्ट साइड में तो कंपटीशन होता है, एक दूसरे की टांग खींच के और एक दूसरे से रोल छीन के लोग करते हैं, लेकिन पहले वाले टाइम में ऐसा नहीं था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। रफी साहब का तो ये सुना है कि अगर वो किसी के घर में पता था कि फलाने कलाकार को काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने यहाँ से खर्चा भेजते थे महीने का। इसको कहते हैं पारिवारिकता। वो हिंदू हो मुसलमान हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप ये समझ लीजिए कि पारिवारिकता और मानवता कहीं ना कहीं कनेक्ट है, और पारिवारिकता में हमारे पास चैलेंज होता है कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर अपग्रेड होना है। किसी के अंदर एक क्वालिटी, किसी के अंदर दूसरी क्वालिटी, तो हम सब एक दूसरे से सीखें, और एक दूसरे, कोई बच्चा है, हो सकता है मैं कुछ सिखाने आया हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो मांसाहारी घरों में जन्म ले लिए हैं और वो बहुत ही भक्तिभाव के बच्चे हैं। तो ये परिवारों में जन्म लेके परिवारों का, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, भक्ति भाषा में, कि वो उद्धार करने आ जाते हैं। तो ये देखिए, प्रकृति अपना काम बाद में करते लगती है, परमात्मा करते हैं, पर अगर मनुष्य खुद भी करे अपने परिवार के लिए, तो ये उसके अपने
समझदारी तो इसी में है कि हम गलतियों को करने से बचें, ठीक है ना। और नेक्स्ट सवाल है। हाँ बताओ। हाँ जी। अच्छा, 1 मिनट रुके रहिएगा। हम पूछना चाहेंगे, और ये मैं इंग्लिश में पूछ लेती हूँ क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है मेरी। हाउ डू कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस फैमिली डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप्स इन योर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो हमारे परिवार, हमारे कल्चर में, रिलीजन में या ट्रेडिशन में ऐसी 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 क्या चीज़ें होती आई हैं जो हमारे फैमिली के गठबंधन को हमेशा से स्ट्रांग रखती आई है या फैमिली को बढ़ावा देती आई है? ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं? मैं अगर इसको हिंदी में पूछूं तो ये क्वेश्चन है, सांस्कृतिक नियमों और परंपराओं का परिवार गतिविधियों और संबंधों पर किस प्रकार का प्रभाव होता है आपके अनुभव जैसे या कि अवलोकन में? हमारी जो हिंदू संस्कृति में है, हम लोग का है हवन करना जी। तो हवन करते हैं यज, तो उसमें हम सब बैठते हैं कि भाई पति पत्नी साथ बैठेंगे परिवार में। होली दिवाली पे तो हमारे सभी जगह पे करने की परंपरा है, लेकिन जी। बहुत सी संस्थाओं में साप्ताहिक यज्ञ करके पारिवारिकता को हम करते हैं। जी। रक्षाबंधन है, भैया दूज है, जी। पति के लिए करते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो परंपराएं हैं वो परिवारों की आपसी संबंधों को महत्व देने के लिए जी। होती हैं, और परंपराएं सहायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंपराएं बहुत सहायक है अगर उनको हम उतनी समझ के साथ अगर उनको अपनाएं तो। अगर हम उनको सिर्फ करना है, ओ हाँ, ये एक बात है कि कोई बुद्धा जी थे, उनके आश्रम में एक बिल्ली थी जो हमेशा लोगों को परेशान करती थी ध्यान लगाते टाइम पे। तो बुद्धा जी ने क्या किया, वो एक टोकरी लेके आए और बुद्धा जी, ठीक है, और उन्होंने उस बिल्ली पे टोकरी रख दी। तो उसके बाद से रोज का ये आदत बन गया कि जब भी ध्यान पे बैठना है कोई ना कोई शिष्य आता था और बिल्ली पे टोकरी रख देता था। कुछ सालों बाद बुद्धा जी गुजर गए। उसके बाद भी उनके शिष्यों ने क्या किया कि एक बिल्ली खरीद के लेके आए और बिल्ली पे टोकरी रखने लगे हैं। ना उन्हें पता कि बिल्ली पे टोकरी क्यों रखते थे, ना उन्हें तो पता परंपराएं, हाँ सही बात है कि परंपराएं ऐसे ही विकसित हो जाती हैं। तो हमारा जो मूल भाव है किसी भी कल्चर के, किसी भी व्रत को करने का, उपवास को करने का या किसी आयोजन को करने का, उसका जो मूल तत्व है बड़ा उसको हमें जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं या उसको समझेंगे नहीं, कोई समझाने वाले विद्वान लोग चाहिए, तो समझे बिना तो किसी परंपरा का पालन ही न करें। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ना देखें कि हमने गिफ्ट दे दिया, नहीं दे दिया, ये सारी बातें बहुत तब तक तो महत्वहीन है जब तक हम उसका त्योहार का मर्म ना समझ जाएं। जैसे होली है, अभी होली आने वाली है, तो होली आने वाली है और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कमेंट फिर से आया है कि वी डू मोर वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये जो 9 चेतनाओं की बात है ना जी, उसमें सब आते। पहले मानसिक चेतना पे मैं जो बात करती, सबसे पहली मानसिक चेतना, ठीक है। तो आपने जो लिखा है इसमें साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी भी है, मेडिटेशन भी है, और साथ साथ क्वेश्चनर भी है हमारा, है ना जी। और सेकंड सोशियोलॉजी हमारी सामाजिक चेतना में है जी। तो सारी की सारी जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, मानसिक चेतना में अध्यात्म भी है हमारा, क्योंकि आध्यात्मिक एनर्जी जो हमारी होती है, ऊर्जा, और जो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक सोच का जो मूल स्वभाव अंदर होता है किसी भी मनुष्य में, उसको स्टडी करना, और उसके आधार पर हम फिर ये नहीं कि हमारे घर में एक बंदा ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे सब अपने अपने तरह के हैं, लेकिन सबकी जब हम पहचान कर लेते हैं तो जो सबसे बड़ा है घर में जी, जिसके अंदर वो क्षमता है, वो घर का मुखिया हो जाता है या घर का अभिभावक हो जाता है। तो वो प्रयास करता है कि वो सबको कनेक्ट कर सके। जब एक परिवार कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में यही फैसिलिटी हम लोग ने अभी नहीं पाई है, इसलिए हमारे परिवारों में उतनी मजबूत कड़ियाँ हम नहीं दे पा रहे हैं। हम
अपना करियर बना सकते हैं, हम लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन परिवारों के जोड़ने का जो सूत्र है वो अभी हमारे से बहुत दूर है। लेकिन इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज ये लाइव हमने बड़े मन से किया है। आप लोग के फ़ोन में जितना आप अपलोड कर पाएं वो आप लोग अपने तरीके से देखिए, बाकी इसको शेयर करते रहिए। और वैसे हम पहले करने जा रहे थे अपने YouTube चैनल पर, तो YouTube चैनल पर कुछ सेटिंग में हमसे शायद हुआ नहीं ठीक से, तो हमने कहा फेसबुक ईजी है, फेसबुक पे करके हम अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब बाकी चीज़ें फिर आगे के लिए छोड़ते हैं। लेकिन आप लोग इसमें बताइए कि और हम इसको कितना कंटिन्यू करें, और कैसे कैसे प्रश्न आपके अंदर आते हैं, और इस प्रश्नों के अलावा उत्तर और ऐसा जो उपाय कर रहे हैं वो तो अपने परिवारों को मजबूत कर रहे होंगे, लेकिन एक सामाजिक रूप से जितनी हमें दिखाई देती हैं घटनाएं, वो ये दिखा रही हैं कि अभी उनकी संख्या बहुत कम है, तभी चीजें विघटित हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। तो देखते हैं हम सब लोग मिलके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लाइव समाप्त करती हूँ। शुभ रात्रि, बाय। ठीक है, ओके।